7 मार्च 2026 वीरेंद्रनगर 1 सुर्खेत नेपाल। इनिसा सुबह करीब 6 बजे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है। उनके घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर था, जिसका नाम था उषा बाल वाटिका स्कूल। पिता एक एक्स आर्मी थे, पिछले 6 साल से दुबई में काम कर रहे थे। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। इनिसा सुबह करीब 6:26 पर अपने दोस्त के साथ ट्यूशन की तरफ जा रही थी। ये आप इस सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियरली देख सकते हो। उसके कुछ ही घंटे बाद जो होने वाला था, उसे सुनने के बाद आप लोग शॉक रह जाओगे। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच ये दोनों दोस्त साइड पार्क सुर्खेत के पास में जंजागरण कम्युनिटी फॉरेस्ट पे पहुंच जाते हैं। उधर इनिसा की माँ घर पर उनका इंतजार कर रही होती है। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी इनिसा घर पर नहीं आती। इस वजह से इनिसा की माँ इनिसा को फोन लगाती है, बट इनिसा का फोन स्विच ऑफ आता है। इनिसा की माँ टीला विकर 1-2 बार और ट्राई करती है, बट इस बार भी फोन स्विच ऑफ आता है। इनिसा की माँ को लगने लगता है कि शायद चार्जिंग खत्म हो गया रहेगा, बट इसके कुछ ही देर बाद इनिसा की माँ के फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। इनिसा की माँ फोन को पिकअप करती हैं। उधर से आवाज आता है कि क्या आप इनिसा की माँ हो? इनिसा की माँ जवाब देती है कि हाँ। उधर से जवाब आता है कि आपकी बेटी बेहोशी की हालत में जंजागरण कम्युनिटी फॉरेस्ट पर पड़ी है। ये सुनते ही इनिसा की माँ बिना सोचे समझे फॉरेस्ट पर पहुंच जाती है। फॉरेस्ट पर पहुंचने के बाद इनिसा की माँ जो देखती है, उसे सुनने के बाद आप लोग और एक बार शॉक रह जाओगे। इनिसा की माँ देखती है कि इनिसा बेहोशी की हालत में पड़ी है, बट उनकी बेटी की पूरी शरीर पर खून के धब्बे हैं। उनके पैरों पर जूता नहीं होते और उनको एक ब्लैक कलर के जैकेट से ढका होता है। आप लोग एक बार ये फोटो देख सकते हो। पुलिस पहले से ही क्राइम सीन पर होती है। उसके बाद इनिसा को जंगल से सीधा हॉस्पिटल की तरफ भेज देते हैं, बट हॉस्पिटल में उनको डेथ डिक्लेयर किया जाता है। पुलिस सबसे पहले राम बहादुर दमाई, जो कि उस फॉरेस्ट के वॉचमैन थे, उनके साथ बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पर टोटल 4 लड़के थे। राम बहादुर बताते हैं कि वीरेंद्रनगर पा डेथ बॉडी के सामने खड़े थे, जिनके शर्ट पर ब्लड के धब्बे थे। बाकी लोग पेड़ के साइड पर खड़े थे, जिस वजह से पुलिस उसी वक्त वीरेंद्रनगर पा को गिरफ्तार कर लेती है। एक्चुअली जिन लोगों पर भी ये एलिगेशन लगा है, इन सब की उम्र 18 से कम है। इस वजह से इनका रियल नेम बाहर नहीं आया हुआ है। आप लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो, इनका रियल नेम मिल जाएगा। बट इस केस पर इनका नाम ये दिया गया है। वीरेंद्रनगर पाक को तो पुलिस उसी दिन गिरफ्तार कर लेती है, बट बाकी जो 3 लोग थे, उन लोग को नेक्स्ट डे गिरफ्तार कर लेती है। धीरे धीरे ये केस नेपाल पर वायरल हो जाता है। जगह जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। पुलिस काफी दबाव पर होती है। पुलिस वीरेंद्रनगर पा से बातचीत करती है। बातचीत के दौरान वीरेंद्रनगर पा बताता है कि हम दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप पे हैं। हम दोनों के बीच कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी हो चुकी है। ये सब करने वाला मैं अकेला हूँ। मेरे दोस्त बस मुझे हेल्प करने के लिए आए थे। ये सब सुनने के बाद ये केस अलग दिशा तरफ मुड़ जाता है। सबसे पहले सब लोग को लगने लगा था कि ये एक गैंगरेप, बट वीरेंद्र पा की बयान से काफी सारे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते कि निर्दोष को रिहा कर दिया जाए। इसी बीच वीरेंद्रनगर पा के फ्रेंड के पिता इंटरनेट पर एक वीडियो पब्लिश करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे फांसी की सजा दिया जाए। वो कहते हैं कि फांसी की सजा मेरे बेटे से शुरू हो। अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दूं कि नेपाल में अब तक किसी को फांसी नहीं दिया गया है। इसके कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर और 2 सीसीटीवी फुटेज वायरल होने लगते हैं। जिस सीसीटीवी फुटेज पर वीरेंद्रनगर पा के 2 फ्रेंड उनके साथ फोन पे बात कर रहे होते हैं। इसमें क्लियरली पता चलता है कि शायद वीरेंद्रनगर पा के 3 फ्रेंड बाद में उस जंगल पर गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग निर्दोष है। ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। हम सब जानते हैं कि डीएनए रिपोर्ट आना और फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने को 1 से 1.5 महीना लग जाता है, जिस वजह से ये केस अभी भी पेंडिंग है। 11 से 17 तारीख के बीच नेपाल के अलग अलग ठिकाने पर जोरों से प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। इस बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर अरविंद साक्या फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बताते हैं कि इनिसा के पीठ पर
गंभीर खरोच है जो बताते हैं कि इनिसा को जंगल में घसीटा गया था। बाद में इस इंटरव्यू में इनिसा की माँ बताती है कि इनिसा को ऊपर से घसीट कर नीचे लाया गया था। क्राइम सीन पर ये सारे सबूत मिलते। डॉक्टर साक्य बताते हैं कि मौत का सबसे बड़ा कारण था अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग। वो आगे बताते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल वेजिनल वॉल बुरी तरह फट चुकी थी, जिस वजह से अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हुई और उनकी जान चली गई। उन चोटों की वजह से पता चलता है कि उनके साथ काफुल्ली सेक्सुअल हैरेस्ट किया गया था। डॉक्टर ये भी चेक कर रहे हैं कि उनको कहीं बेहोशी की दवा तो नहीं दी गई थी। उसके लिए डॉक्टर टेक्नोलॉजी परीक्षण कर रहे हैं। अभी चारों लोगों को बाल सुधार केंद्र पर भेज दिया गया है। कुछ रिपोर्ट की माने तो 7 मार्च 2026 को वीरेंद्र नगर पा ने सुबह 4 बजे उनको मैसेज करके ये बोला था। उसके बाद 6 बजे इनिसा अपनी माँ को बोलती है कि मुझे ट्यूशन जाना है, बट इनिसा की माँ मना कर देती है क्योंकि सैटरडे था। सैटरडे को नेपाल पर स्कूल बंद होता है। बट इससे पहले भी काफी बार इनिसा प्रैक्टिकल के लिए ट्यूशन गई थी। ये बात उन्होंने टीचर और उनके दोस्तों से भी पूछी थी, उन्होंने भी हाँ कहा था। इनिसा कहती है कि इस बार भी मेरा प्रैक्टिकल है, मुझे जाना होगा, नहीं तो सर चिल्लाएंगे। इनिसा आगे बोलती है कि मैं बस 2 घंटे में आ जाऊंगी, आप खाना बना कर रखना। इतना बोल के अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इनिसा कभी वापस नहीं आती। पिता दुबई से नेपाल आ जाते हैं। 27 दिन बीत जाने के बाद भी इनिसा की बॉडी को घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। बट 2 अप्रैल 2026 को इनिसा का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बार नेपाल में नया सरकार है, शायद इनिसा को न्याय मिल जाएगा। शायद एक केस और एक नेपाल के लड़के जिसको 2018 पे जिसका नाम था निर्मलापन, उनको इतने साल बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिला है। मुझे ये नहीं पता कि ये 3 लोग दोषी है या नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। फुल रिपोर्ट आना अभी बाकी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जरूर आएंगे।